नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति से और खास करके पटना से जिस प्रकार की खबर का लोग कई दिनों से, यूं कहें कि कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, अब जैसा कि सूत्र दावा कर रहे हैं, कुछ अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं, और यदि उनकी मानी जाए तो वक्त अब बेहद करीब आ चुका है। इतना करीब जिसके लिए कितना समय आपको मैं बताऊं। कुछ लोग कह रहे हैं 24 घंटे, कुछ लोग कह रहे हैं 48 घंटे, कुछ लोग कह रहे हैं 4 घंटे, कुछ लोग 72 घंटे भी कह रहे हैं। और यदि इन सोर्सेज की बातें सही है तो बिहार एक ऐसा राज्य, एक ऐसा हिंदी भाषी राज्य जो दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरा ऐसा हिंदी भाषी राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से, यदि उत्तर भारत की बात करें, वैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जो उत्तर भारत के खास करके कंप्लीट जो प्योर उत्तर भारतीय राज्य है उनकी बात करें तो उनमें बिहार निकलता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। यूं कहें कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से लगभग निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार येन केन प्रकारेण बतौर जूनियर पार्टनर भले ही हासिल कर ली, लेकिन एक दूसरा राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी बतौर जूनियर पार्टनर शामिल है, यानी बिहार, पाटलिपुत्र की सत्ता। पाटलिपुत्र वही पाटलिपुत्र जहां घात प्रतिघात और सियासी दाव पेच का बहुत पुराना इतिहास रहा है, वो इतिहास एक बार फिर दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और उस नए इतिहास में, पुराने इतिहास की तुलना में जो नया सियासी समीकरण चल रहा है वो यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं बदलेगा, सिर्फ सरकार का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन कब तक, ये बताने के पहले मैं आपको अभी ये भी सूचना दे दूं कि अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने के ठीक पहले जो खबर आई है उसमें बिहार के में सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में जनता दल यूनाइटेड शामिल नहीं होगी। और इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी सांसदों की बैठक मंगलवार को बुला ली है। पटना में मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी के सभी सांसद, सारे एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, इन सबकी बैठक बुलाई गई है। और इसके साथ साथ एक सूचना और मैं आपको दे दूं कि आज 4 बजे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह के आरोपों के बाद की जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। लेकिन उससे भी कोई चौंकाने वाली खबर आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले मूव पर है। कहा जा रहा है कि बिहार से में कभी भी, कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की पूरी सूची टाइप तक करा ली गई है। कितनी इस दावे में सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ अंदरूनी सूत्र यहां तक दावा कर रहे हैं कि भाजपा के मंत्रियों की के नाम टाइप तक करा लिए गए हैं, चिट्ठी तक टाइप करा लिया गया है। और कहा जा रहा है कि कभी भी उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश राजभवन को भेजी जा सकती है। वो सिफारिश लेकर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, राज्य की प्रशासनिक महकमे के माध्यम से भेजी जाएगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि भाजपा के लोगों को राज्य के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जा रहा है, और भाजपा के लोग राज्य के मंत्रिमंडल से, यदि इन सूत्रों का दावा सही है, उन सोर्सेज का दावा सही है, तो भाजपा के लोग मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे और उनकी जगह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के या महागठबंधन के लोग, जो विपक्षी गठबंधन अभी के समय में बिहार विधानसभा में है, उनके लोगों को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ये सारा काम सावन के महीने के बचे हुए 4-5 दिनों में ही हो जाना है। इसलिए वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अंततः ये मूव कब लेते हैं। आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना तक उचित नहीं समझा है, वो फुटेज भी हम लोगों ने देखी है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भाजपा के होने के बावजूद अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले शाहनवाज हुसैन से तो बातचीत करते दिखाई दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैठे बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उन दोनों से उनकी कोई बातचीत उस दरमियान नहीं हुई है। ये सारे लोगों ने देखा है कि एक औपचारिक दुआ सलाम भी उस दौरान होते हुए किसी ने नहीं देखी है। और बातचीत जो होती है, जो इनफॉर्मल चैटिंग होती है, उसका तो सवाल ही नहीं था। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि जो अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं उनके दावे में दम है? तो जो इशारे मिल रहे हैं, जो बिहार की सियासत से संकेत मिल रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं।
इशारा ये भी किया जा रहा है, कई लोग इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे ये कह रहे हैं कि इसको नकार पाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि वो भी अंदर खाने परोक्ष रूप से इसकी पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी पिछले 2 दिनों पहले ही, यानी परसों के बारे में कहा जा रहा है कि आज रविवार है, शुक्रवार के बारे में कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। तो रात के अंधेरे में मुलाकात करने की जरूरत दो पड़ोसियों को, एक पड़ोसी यानी मुख्यमंत्री जो 7 दिन के जिनके कब्जे में, जिनके दखल कब्जे में बिहार का अस्थायी सीएम हाउस यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, वहीं 10 नंबर और 9 नंबर जो पड़ोस का बंगला है वो राबड़ी देवी के परिवार के कब्जे में बताया जाता है कि ये उनके पास है, उनको आवंटित किया गया है। तो उनको जो पड़ोसी है उनको रात के अंधेरे में मिलने की नौबत क्यों आई, ये भी बहुत कुछ कहता है। और कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल होने जा रही है, लेकिन जो समझौते की बातें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का बनेगा और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव संभवतः बिहार के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ कानूनी पचड़े हैं, सीबीआई ईडी का मामला है, जिससे बचने के लिए कहा जा रहा है, कई सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बिहार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से डील फाइनल होने की बात कही जा रही है, कांग्रेस की सहमति भी लिए जाने की बात कही गई है। यानी कि पटना में जो हलचल है, जो अंदरूनी हलचल पटना में चल रही है, उसमें मामला सिर्फ आरसीपी सिंह तक का ही नहीं है, आरसीपी सिंह से काफी आगे का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन सरकार का चेहरा बदल जाएगा, उप मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ यूं कहे कि बिहार की सियासत भी पूरी तरह से बदल जाएगी। सत्ता में जूनियर पार्टनर के तौर पर जो अभी तक बीजेपी दिख रही थी, उसकी जगह पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग दिखने लगेंगे। और ये पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी की सियासत के लिए, अमित शाह की चाणक्य नीति के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित होने जा रहा है। ये लोग बिहार संभाल कर नहीं रख पाए। बिहार में चुनाव नरेंद्र मोदी के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, और यही वो कारण है जिस वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यदि अलग हो रहे हैं तो 2017 वाले फॉर्मूले पर अलग नहीं हो रहे हैं। यानी 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया था, उस दौर में नीतीश कुमार ने खुद ही अपना इस्तीफा राजभवन जाकर दे दिया था और मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होने से मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाता है, और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यानी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और ऐसा नहीं होने जाने के पीछे जो असली वजह है वो यही है कि राजभवन उनके मनमाफिक नहीं है। राजभवन में बैठा हुआ व्यक्ति उस भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सदस्य रहा है। राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य रहे, जो जिस भारतीय जनता पार्टी को डिच करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उनके इस्तीफे के बाद पूरी की पूरी बाजी राजभवन के हाथ में जा सकती है, और राजभवन के हाथ में बाजी को नहीं जाने देने के लिए ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि भाजपा कोटे के मंत्रियों को उसी प्रकार से बर्खास्त करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने 17 जून 2013 को सुशील कुमार मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। और उस बर्खास्तगी के बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तत्काल कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि उनकी पार्टी ही अकेले बहुमत के लगभग करीब थी। यानी 122 सदस्यों पर जो बिहार में बहुमत का आंकड़ा होता है, 243 सदस्यों की बिहार में विधानसभा है, उसमें बहुमत के लिए जो 122 सीटें चाहिए, उन 122 में जेडीयू के पास उस वक्त अकेले 119 विधायक हुआ करते थे। तो ये वो समय था जब नीतीश कुमार को बर्खास्त करने के बाद किसी को तत्काल शपथ दिलाने की वैसी कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे कि सरकार चलाने के लिए जो मजबूरी हो। अब जो परिस्थिति है, अब एक गठबंधन बिहार की जो विधानसभा है, उस बिहार विधानसभा का गणित कुछ ऐसा है जिस गणित के तहत कोई भी एक पार्टी अपने बूते बहुमत के पास, बहुमत में या बहुमत के करीब भी नहीं है। लिहाजा अब एक दल की व्यवस्था इस विधानसभा में संभव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की साथ सरकार बनेगी जो चल रही है मौजूदा दौर में, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, दोनों पार्टियों में या तीनों पार्टियों में यूं कहें,
जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तीनों में से कोई भी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तीन में से दो पार्टियों को एक होना होगा, तभी जाकर 122 का मैजिक फिगर प्राप्त होगा। भाजपा के पास 77 विधायक है, नीतीश कुमार के पास 45 विधायक है, यानी 77 प्लस 45 122 होता है संख्या। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 एमएलए है और नीतीश कुमार के एमएलए के साथ उनकी संख्या 124 पहुंच जाती है। इसके अलावा कांग्रेस के भी 19 है, लेफ्ट के भी 16 है, वो भी अलग विधायक 1916 35, ये 160 के लगभग का मामला है। तो ये बिहार विधानसभा की परिस्थिति है और इस परिस्थिति में अगले कुछ घंटे जो है, अगले 48 घंटे मोटे तौर पर मान के चले तो अगले 48 या 50 घंटे जो है या 52 घंटे, अभी 3 बज रहा है, 9 तारीख की शाम 7 बजे तक का जो समय होगा, निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल क्लाइमेक्स देखने को मिल सकता है कि लंबे समय से जिसकी चर्चा चल रही थी वैसा कुछ होता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं बिहार की सियासत किस दिशा में जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि 2 बार जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी के छापे डाले गए और बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन, एक ऐसा सत्ता परिवर्तन जो बिहार 2005 से समय समय पर अब तक देखता रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मौकों पर कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलता बल्कि सरकार के पहिए बदलते हैं, मंत्रिमंडल बदलता है, मंत्रियों की सूची बदलती है, राजनीतिक पार्टियों की सूची बदलती है, लेकिन सरकार के मुखिया का चेहरा, बारात के दूल्हा का चेहरा बिहार में 17 सालों से, यदि जीतन राम मांझी के वाले अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कभी बदलता हुआ नहीं दिखा है। और इस बार भी यही माना जा रहा है कि इस बार भी यही सत्ता परिवर्तन इसी तरह से होने जा रहा है। और इस तरह से जो सत्ता परिवर्तन होगा वो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, तो कुछ की नजर में 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए होगा, तो कुछ की नजर में आगे के लिए भी होगा। तो फिलहाल ये समय बताएगा कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या पूरे विधानसभा के कार्यकाल के लिए होने वाला अरेंजमेंट है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पहले इसकी अरेंजमेंट तो हो जाए। और अरेंजमेंट होने की का दावा जो बहुत सारे अंदरूनी बिहार में खास करके अंतःपुर की जानकारी रखने वाले जो सोर्सेज है जो दावा कर रहे हैं इस प्रकार का, यदि उनके दावे में दम है तो अब यह क्लाइमेक्स के काफी करीब है। बिहार में जो होना है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद ही आपको कुछ बड़ी खबर मिलनी शुरू हो जाए। और ये दावा इसलिए दरअसल किया जा रहा है क्योंकि 11 तारीख तक सावन का महीना है। सावन के महीने के बाद अगला 45 दिन जो होगा, एक महीना भाद्र का महीना यानी भादो का महीना, फिर उसके बाद 15 दिन पितृपक्ष। और उन 45 दिनों में लालू परिवार के इतिहास को देख करके ये माना जाता है कि वो लोग कोई शुभ काम, सरकार में शामिल होना, मंत्रिमंडल का हिस्सा होना, सरकार का हिस्सा होना, ये सब चीज संभवतः स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और ये 45 दिन इतने भारी पड़ रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी, खास करके आरसीपी सिंह के उस कथित बगावत के बाद वो इतना भारी पड़ता दिख रहा है कि उनके लिए भी जल्दबाजी की जरूरत है। अब देखिए परिस्थितियां कहां फंसती हुई दिख रही हैं और क्यों इतनी जल्दबाजी है, जरा उसको हम आपके सामने स्पष्ट करते हैं। यदि जो दावा अंदरूनी सोर्सेज कर रहे हैं कि 11 तारीख का मामला है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि कुछ हद तक हमें भी उनके साथ कन्विंस उन सोर्सेज की के दावों से कन्विंस होना पड़ रहा है। 11 अगस्त तक सावन है, 11 अगस्त तक नए मंत्रियों को यदि ऐसा खेल होता है तो नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, पुराने लोगों को यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डिसमिस किया जाता है, तो आज का जो विपक्ष है उसके सदस्यों को शपथ दिलाई जानी है। तो बर्खास्त करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का है और राज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे कि हम फला व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को नहीं रखना चाहते हैं, तो राज्यपाल के सामने उसे मानना मजबूरी है। लेकिन यदि नीतीश कुमार नए मंत्रियों को शपथ दिलाना चाहते हैं तो राजभवन की तरफ से एक संभवतः एक रोड़ा ये अटकाया जा सकता है कि पहले आप फ्लोर टेस्ट पास कर लें, उसके बाद जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो राजभवन की तरफ से यदि ये प्री कंडीशन लगाया जाता है तो वो काम भी 11 के पहले ही होना है, यानी 24 घंटे के नोटिस पर विधानसभा को भी बुलाया जाना है और उसमें मेजोरिटी प्रूफ करके फिर 11 के पहले विधानसभा का विस्तार भी करना है। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2 से 3 दिन का हो सकता है। तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस 11 के पहले, 7 तारीख आज है, 7, 8, 9 भी हो सकता है, 8, 9, 10 भी हो सकता है और 9, 10, 11 भी हो सकता है। यानी कि पुराने मंत्रियों को, भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करना,
फिर यदि राजभवन की तरफ से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है तो फ्लोर टेस्ट हासिल करना, और फिर नए मंत्रियों को, जो मौजूदा विपक्षी विधायक दल है उससे आने वाले मंत्रियों को शपथ दिलाना। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 दिन का समय हो सकता है। और जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, जो पटना के अंतपुर की जानकारी रखने वाले दावा कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार की चीजें होती हैं तो इन सबको भी 11 अगस्त के पहले निपटाया जाना है। तो देखते हैं 11 अगस्त के पहले बिहार में किस प्रकार का खेल होता है। और उस 2-3 दिनों का जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज बताया जा रहा है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए नीतीश कुमार ने यदि कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है तो वो ब्लूप्रिंट किस रूप में हमारे सामने आता है, ये आपके साथ साथ हमें भी इंतजार है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार एक तथाकथित सांप्रदायिक चंगुल से निकलकर एक तथाकथित सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अखाड़े में कूदते हुए नजर आते हैं। तो देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।